अब इसके बाद में हम लोग इसके नेक्स्ट टॉपिक को, यानी कि इसके पहले हम लोगों ने देखा था आयोनिक ठोस को, जो हम लोग पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड के टाइप्स, उसके अंतर्गत 4 टाइप्स होते हैं, जिसमें से पहला हम लोग पढ़ चुके हैं आयोनिक सॉलिड को। अब हम लोग दूसरा नंबर पढ़ रहे हैं सहसंयोजक अथवा नेटवर्क ठोस, जिसे हम लोग बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड्स, ये कोवैलेंट सॉलिड्स या नेटवर्क सॉलिड। तो ये हमारा आयन आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड का दूसरा टाइप्स है सहसंयोजक ठोस या नेटवर्क ठोस, जिसे हम लोग सहसंयोजक को इंग्लिश में बोलते हैं कोवैलेंट, और नेटवर्क को वो तो नेटवर्क ही बोलेंगे, यानी कि कोवैलेंट या नेटवर्क सॉलिड। तो इसका हम लोग 1 बाई 1 लिखते चलते हैं और मैं समझाते चलता हूँ, ठीक है। सबसे पहले सहसंयोजक ठोस जो होते हैं उसके अवयवी कण कौन कौन से होते हैं वो हम लोग देख ले रहे हैं। तो इसके अवयवी कण जो हैं, लिखिएगा आप सब, इसके अवयवी कण परमाणु होते हैं, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, एटम भी बोलते हैं। परमाणु को ही हम लोग क्या बोलते हैं, एटम्स बोलते हैं, ठीक है। और सहसंयोजक, इनके बीच में जो आकर्षण बल जो काम करता है, निश्चित रूप से आकर्षण बल जो काम करेगा, आकर्षण बल, वह कौन सा आकर्षण बल दोनों के बीच में काम करता है, तो इनके बीच में जो है सहसंयोजक बंध का आकर्षण बल काम करता है। क्योंकि सहसंयोजक ठोस है तो निश्चित रूप से दोनों के बीच में कौन सा बल काम करेगा, सहसंयोजक बंध काम करेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड, जिसे हम लोग कोवैलेंट बॉन्ड भी बोलते हैं, यानी कि सहसंयोजक बंध या कोवैलेंट बॉन्ड। उसके बाद में हम लोग देखेंगे इसके लक्षण के बारे में। हम लोग देखते हैं कि इसके लक्षण कौन कौन से हैं। तो इसके लक्षण का अध्ययन करेंगे तो सबसे पहला इसका जो लक्षण है, यह जो होता है वह त्रिविमीय संरचना ये बनाता है। त्रिविमीय संरचना बनाता है, यह त्रिविमीय संरचना बनाता है। त्रिविमीय संरचना बनाने के कारण निश्चित रूप से दूसरा नंबर पे हम लोग लिख सकते हैं कि ये कठोर होता है। निश्चित रूप से ये कठोर होगा। कठोर इसके पहले भी हम लोग जिक्र कर चुके थे। कठोर के साथ साथ ये क्या होगा, भंगुर भी होगा। भंगुर का मतलब क्या होता है कि वह जो है उसको ज़्यादा मोड़ने पर वो टूट जाता है, ठीक है ना, उसी को हम बोलते हैं भंगुर। उसके बाद में इसका कठोर होने के कारण इसका गलनांक भी क्या होगा, अधिक होगा। गलनांक इसका अधिक होगा। ये सभी इसके प्रॉपर्टीज है, यानी कि इसके लक्षण हैं। तीसरा नंबर में हम इसका प्रॉपर्टीज देख रहे हैं कि गलन से पूर्व, यानी कि गलन से पहले ही ये क्या हो जाता है, अपघटित हो जाता है। माने सहसंयोजक ठोस जितने भी होते हैं गलन से पूर्व ही अपघटित हो जाते हैं, यानी कि पूरी तरह से खत्म हो जाते हैं, अपघटित हो जाते हैं गलन से पहले ही। चौथा नंबर में प्रॉपर्टीज क्या है कि सहसंयोजक ठोस में मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। सहसंयोजक ठोस में क्या होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन अनुपस्थित होता है, यानी कि मुक्त इलेक्ट्रॉन यहाँ पे नहीं होता है। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन अनुपस्थित रहने के कारण जो होता है यह विद्युत का क्या होता है, कुचालक होता है। विद्युत का कुचालक होता है। विद्युत का कुचालक क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे इसके मुक्त इलेक्ट्रॉन अनुपस्थित होते हैं, इसलिए यह विद्युत का कुचालक होता है। अब उसके बाद में कुछ पॉइंट लिख लेते हैं नोट में। पहला पॉइंट हम लोग नोट में लिखेंगे, धातुएं जो होती है विद्युत का सुचालक होती है। क्यों धातुएं विद्युत का सुचालक होती है, क्योंकि इसके पास में मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। धातुएं विद्युत का क्या होती है, धातुएं विद्युत का सुचालक होती है। धातुएं विद्युत का सुचालक होती है, क्यों होती है, क्योंकि इसके पास में मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। उसके बाद में दूसरा नंबर पॉइंट में हम लोग लिखेंगे विद्युत अपघटय जो बनता है, विद्युत अपघटय का विलयन सूचालक जो होता है मुक्त आयन के रूप में पाया जाता है। यानी कि यहाँ पे दो चीज़ है, धातुएं विद्युत का सुचालक होती है मुक्त इलेक्ट्रॉन के रूप में, मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाता है इसलिए धातुएं विद्युत का सुचालक होती है। और विद्युत अपघटय का विद्युत सुचालक होता है क्योंकि यहाँ पे मुक्त आयन पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद में हम लोग इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं सहसंयोजक ठोस का। सबसे पहला एग्जाम्पल जो होगा आपका वह होगा हीरा। दूसरा नंबर हो जाएगा आपका ग्रेफाइट, और तीसरा नंबर में हो जाएगा सिलिकॉन कार्बाइड ETC। ये आपके 3 एग्जाम्पल है सहसंयोजक ठोस के, हीरा, ग्रेफाइट और सिलिकॉन
कार्बाइड। देखिए हीरा का जो जनरल संरचना होता है सी जो होता है अपने 4 बॉन्डों से मिलकर बना होता है, यानी कि निश्चित रूप से इसके चारों बॉन्ड ऑक्टेट पूरा कर लेते हैं, इसीलिए हीरा जो होता है वह विद्युत का क्या होता है, कुचालक होता है। लेकिन अपवाद के रूप में हमने बोला था कि सहसंयोजक बॉन्ड भी विद्युत के कुचालक होते हैं और निश्चित रूप से हीरा भी विद्युत का कुचालक होता है, लेकिन अपवाद में क्या है कि ग्रेफाइट जो होता है विद्युत का कुचालक न होकर विद्युत का सुचालक होता है। क्यों, तो हम लोग इसको देखते हैं क्यों। अपवाद में हम लोग लिख लेते हैं कि अपवाद में क्या हो जाएगा कि ग्रेफाइट जो है, देखिए ग्रेफाइट जो होता है वह निश्चित रूप से ये चिकना भी होता है, चिकना होने के साथ साथ क्या होता है, नरम भी होता है, और साथ साथ में ये विद्युत का सुचालक भी होता है, साथ साथ में ये विद्युत का सुचालक भी होता है, विद्युत का सुचालक भी हो जाता है, सुचालक भी हो जाता है। क्वेश्चन पूछेगा कि ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक क्यों होता है। ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक इसलिए होता है क्योंकि इसके पास में निश्चित रूप से मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। जिस भी परमाणु के पास में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे वह विद्युत का क्या होगा, सुचालक होगा। दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता है कि ग्रेफाइट हालांकि सहसंयोजक ठोस है लेकिन फिर भी ये चिकना या नर्म क्यों होता है। इसलिए होता है क्योंकि इसके पास में पर्तीय संरचना पाई जाती है। क्या पाई जाती है, पर्तीय संरचना पाई जाती है, इसलिए ये क्या होता है, विद्युत का सुचालक तो होता ही है, साथ साथ में ग्रेफाइट जो होता है चिकना और नर्म भी होता है। निश्चित रूप से इसका हम एक फिगर बना लेते हैं ग्रेफाइट का, जिससे आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। देखिए यहीं पे हम आपको बना रहे हैं फिगर, ये ग्रेफाइट का संरचना हम बना रहे हैं। यहाँ पे आप देखिएगा, यहाँ पे ग्रेफाइट का संरचना हम बना रहे हैं यहाँ से, ठीक है। आप देखिए ये ग्रेफाइट का संरचना बन रहा है। एक मिनट, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, इसको यहाँ से मिला देते हैं। फिर उसके बाद में यहाँ से ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ऐसे 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 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में इसके सामने हम बनाएंगे तो ये हो जाएगा ऐसे 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 ऐसे, फिर उसके बाद में ऐसे ऐसे हो गया, हो गया, ठीक है। तो इसमें हम लोग जैसे ये ग्रेफाइट का संरचना हो गया, ये वाला पॉइंट जो है निश्चित रूप से इससे जुड़ जाएगा। दोनों के बीच में जो है, ये जो हर एक दोनों पॉइंट के बीच में जो है आपका भान डर वाल फोर्स लगेगा। यहाँ पे भी ये इससे जुड़ा जाएगा और निश्चित रूप से ये वाला पॉइंट इससे जुड़ेगा। तो आप देख सकते हैं ये वाला पॉइंट इससे जुड़ेगा, फिर ये वाला पॉइंट यहाँ पे इससे जुड़ जाएगा, फिर यदि इसको मिलाना चाहेंगे तो ये वाला पॉइंट इससे जुड़ जाएगा। तो ये निश्चित रूप से हमारा एक तरह से ग्रेफाइट का संरचना बना। और इन दोनों के बीच में जो हमारा जो दूरी होता है, इन दोनों के बीच में ये दूरी जो होता है, मतलब कि दो आयनों के बीच में जो दूरी होती है वह 340 पिकोमीटर होता है। और ये देखिए ये सभी एटम हैं हमारे पास में, यहाँ पे कार्बन के एटम, कार्बन के एटम, कार्बन के एटम, ये सब कार्बन के एटम हैं। ये सब क्या हैं, हमारे कार्बन के एटम हैं। जितने भी हैं ये कार्बन के एटम सभी हैं, सभी पॉइंट पे यहाँ पे कार्बन के एटम लगे हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे सभी कार्बन के एटम यहाँ पे लगे हुए हैं। तो निश्चित रूप से दो कार्बन एटम के बीच में जो डिस्टेंस होगा, यहाँ से लेकर यहाँ के बीच में जो डिस्टेंस होगा वह होगा 141.5 पिकोमीटर, ठीक है। दो एटम के बीच में जो होगा वह 340 पिकोमीटर होगा, और दो हमारा ये ग्रेफाइट एटम के बीच में जो होगा वह होगा, दो क्रिस्टल के बीच में जो होगा 340 पिकोमीटर, और दो कार्बन एटम के बीच में जो होगा 141.5 पिकोमीटर की दूरी होगी। इस तरह से हम लोगों ने देख लिया कि देखिए एक तरह से दोनों एक दूसरे के ऊपर परतीय संरचना, जैसे हाथ के ऊपर हाथ कैसे संरचना बनाती है वैसे ही ये बनाता है निश्चित रूप से, इसीलिए ये चिकना
और साथ साथ में नर्म भी होता है परतीय संरचना बनाने के लिए। क्वेश्चन अगर पूछ देगा कि ग्रेफाइट सहसंयोजक ठोस होने के बावजूद भी चिकना तथा नर्म क्यों होता है, कि इसलिए होता है क्योंकि यह परतीय संरचना बनाता है। परतीय संरचना बनाने के कारण ग्रेफाइट जो होता है वो चिकना तथा नर्म होता है। और आराम से ये फिगर बना दीजिएगा, आराम से हो जाएगा। और दोनों के बीच में दिखा सकते हैं कि इनकी दूरी 340 पिकोमीटर होता है और दोनों कार्बन एटम के बीच में जो दूरी होता है वो 141.5 पिकोमीटर होता है। दूसरा क्वेश्चन से पूछ सकता है कि ग्रेफाइट सहसंयोजक ठोस है लेकिन ये विद्युत का सुचालक होता है, जबकि हीरा जो होता है वह विद्युत का कुचालक होता है, क्यों? सबसे पहला बात, हीरा विद्युत का कुचालक इसलिए होता है कि कार्बन के पास में जो 4 एटम होते हैं वो चारों एटम दूसरे कार्बन के 4 एटम से बंधे हुए होते हैं, यानी कि इसका अपना ऑक्टेट पूरा होता है। कोई भी एटम जो होता है वो फ्री इलेक्ट्रॉन के रूप में नहीं रहता है, यानी कि वो बंधे हुए होते हैं। इसीलिए ग्रेफाइट यहाँ पे मुक्त इलेक्ट्रॉन अनुपस्थित रहता है। मुक्त इलेक्ट्रॉन की अनुपस्थिति के कारण हीरा जो होता है वह विद्युत का कुचालक होता है। जबकि ग्रेफाइट का आप देखिए, किसी भी आप एटम को देखेंगे तो 1 2 3, यहाँ पे देखो 1 2 3, यानी कि यहाँ पे जो अगर कार्बन को लेते हैं तो ये 1 2 और 3 ही बने रहते हैं, 1 हमेशा खाली रहता है। तो यही जो खाली होता है वो किसके रूप में काम करेगा? मुक्त इलेक्ट्रॉन के रूप में काम करता है। मुक्त इलेक्ट्रॉन यानी कि ये जो एटम है मुक्त इलेक्ट्रॉन के रूप में काम कर रहा है। यही मुक्त इलेक्ट्रॉन के रूप में काम कर किसी दूसरे एटम से मिल जाता है, जिसके कारण मुक्त इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हर एक पॉइंट पे देखिए मुक्त इलेक्ट्रॉन, एक मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। आप देख सकते हैं यहाँ पे भी 1 2 3, यानी कि एक मुक्त इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी है। यहाँ पे देख लीजिए 1 2 3 मुक्त इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी है। यहाँ पे देख लो 1 2 3, यहाँ पे भी मुक्त इलेक्ट्रॉन है। तो यानी कि हर एक पॉइंट पे मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित होने के कारण निश्चित रूप से यह विद्युत का क्या होगा? सुचालक होगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि हीरा में मुक्त इलेक्ट्रॉन अनुपस्थित रहता है, इसलिए हीरा विद्युत का कुचालक होता है। जबकि ग्रेफाइट में जो होता है मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित होने के कारण ग्रेफाइट जो होता है विद्युत का सुचालक होता है। दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता है ग्रेफाइट चिकना तथा नर्म क्यों होता है? क्योंकि ग्रेफाइट के पास में परतीय संरचना मौजूद होता है, इसलिए ग्रेफाइट चिकना तथा नर्म होता है। और ये फिगर बना देंगे और दोनों के बीच में यह 340 पिकोमीटर का डिस्टेंस और दोनों एटम के बीच में हम लोग कार्बन एटम के बीच में 141.5 पिकोमीटर का डिस्टेंस दिखा देंगे। इस तरह से हम लोगों ने अभी देख लिया सहसंयोजक ठोस या नेटवर्क सोर्स ठोस किसे कहते हैं। अब इसके बाद में हम लोग तीसरा देखेंगे।